गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम जो पारद विज्ञान ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर देखिए हमने कितनी सारी बातें सीख ली है अभी तक में, जैसे कि उसके समानार्थी शब्द, बाद में उसका अकर्न्स, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, बाद में उसके नेचुरल सोर्सेस, आर्टिफिशियल सोर्सेस, और फिर आगे हिंगुल की उत्पत्ति, हिंगुलोत्थ पारद, पारद के 5 प्रकार है ना, रस, रसेंद्र, सूत, पारद, मिश्रक। फिर पारद के दोष, और पारद के दोष ही हम सीख रहे थे, और उसमें लगभग सब कुछ खत्म हो चुका पारद के दोष में। पंचुक दोष जो है वो शरीर के ऊपर क्या असर करते हैं, वो बस उतना हमें जानना बाकी है, तो वो आज हम सीखेंगे। फिर पारद की ग्राह्य अग्राह्यता, वो एक छोटा सा टॉपिक है, और पारद की गति के बारे में भी आज सीखना है। तो ये सब चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं, तो जिसके अंदर ये कल आपको होमवर्क दिया था, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने होमवर्क किया है, तो ये अच्छी बात है। नैसर्गिक दोष है ना, जो विषवहनी मल है, वो नेचुरली बाय नेचर ही रहते ही है पारद के अंदर, मर्क्यूरी के अंदर, और जिसकी वजह से अगर वो दोष युक्त है, पारद के दोष है, विष है अगर, तो वो मृत्यु का कारक हो जाएगा। वहनी है तो वो संताप का कारक हो जाएगा। मल है तो वो मूर्छा का कारक हो जाएगा। उसकी वजह से मृत्यु या संताप या मूर्छा हो जाएगी। नागवंग, जो हमने यौगिक दोष पढ़े थे, तो ये जो नागवंग है उनकी वजह से जड़ता, आधमान, कुष्ठ ये हो जाते हैं। और औपाधिक दोष या सप्तकंचुक, ऐसे जो कैंचुलू के जैसे जो बाहर में दिखते हैं, ऐसे वाले 7 दोष है, तो उनकी वजह से क्या क्या होता है, वैसे 5 दोष है, उनकी वजह से 7 इफेक्ट हो जाती है। तो वो क्या है, वो आज हमें सीखना है। तो ये हमने पढ़ा था कि कांटेक्ट में आने की वजह से उसके अंदर ये भूमि भाग, गिरी का, भारी का कुछ भाग, नाग का, वंग का कुछ भाग उसके अंदर आ जाता है, और उन उन चीजों का ऑक्सीडेशन हो जाता है। भूमि के कणों का, गिरी के कणों का, भारी के कणों का, है ना, नागवंग के कणों का ऑक्सीडेशन हो जाता है उसके अंदर। और वो ऑक्सीडेशन हुआ चीजें हमें मर्क्यूरी की सतह पे ही देखने को मिलती है, और वही दोष है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि वहां पे उसकी वजह से हमें वहाँ पे कुछ कुछ चीजें जो है दोष शरीर में खराबियां उत्पन्न भी कर देता है। तो वो क्या क्या है, वो यहाँ पे हमने देखा था कि भूमिज, जो सप्तकंचुक दोष है उसमें पहला है भूमिज, तो उसकी वजह से पर्पटी नाम की चीज शरीर में हो जाती है। जैसे हमने देखा ना, विष की वजह से मृत्यु हो जाती है, वहनी की वजह से संताप हो जाता है। तो पारद के अंदर जो भूमिज दोष है, जमीन के कण पारद में आने के बाद ऑक्सीडाइज हुए हैं, उनकी वजह से शरीर में परपटी हो जाती है। अब ये परपटी हो जाती है मतलब क्या, वो आज हमें सीखना है। उसी के जैसे गिरिज दोष, पारद में जब गिरिज दोष होता है तो उसमें पाटनी शरीर में उत्पन्न होती है। तो वो पाटनी मतलब क्या है ना, वो हमें सीखना है। उसी तरह से आगे वारिज, नागज, वंगज की वजह से भेदी, द्रावी, मलकरी, अंधकारी, ध्वांशी ऐसी असर हो जाती है शरीर के अंदर। तो वो जो है, वैसे ये सभी चीजें हमने रस रत्न समुच्चय में से ली हुई है, लेकिन रस रत्न समुच्चय में इनके बारे में डिटेल में नहीं समझाया गया है, तो फिर हमें पता कहाँ से चलेगा। तो ये जो रस रत्न समुच्चय के ऊपर टीकाएं लिखी रहती है ना, ये हमारा रस ग्रंथ है, तो उनके टीकाकार हो गए, उनकी कमेंट्री होगी। तो ऐसी एक बोधिनी नाम की टीका है, वहां पे ये चीजें अच्छे से समझाई गई है। तो देखिए ये कुछ श्लोक जो मिले हैं, वैसे ये आपको आपकी जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक है उसमें ये श्लोक नहीं मिलेंगे। जो डॉक्टर भारती उमरेठिया की बुक है उसमें सिर्फ इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, श्लोक नहीं है। और हिंदी टेक्स्ट बुक है उसमें ये श्लोक मिल जाएंगे, उसमें है ये सभी श्लोक भी है, उसका हिंदी भावार्थ भी है, और बोधिनी जो है समुच्चय की टीका, उसमें तो अवश्य मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ट्रांसलेशन लिखा नहीं है स्लाइड में, आपको मैं बोल बोल के समझाऊंगा, आप अच्छे से समझ लीजिए, याद रख लीजिए। अगर आपको रिवाइज करना है तो ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख लीजिए, या फिर हिंदी टेक्स्ट बुक डॉक्टर संतोष खांडल की टेक्स्ट बुक भी पढ़ लीजिए। अभी यहाँ पे सबसे पहला है परपटी, है ना। तो परपटी कैसी होती है ये आपको थोड़ा बहुत पता है, वैसे हमने थियरी में पढ़ा नहीं परपटी के बारे में।
लेकिन आपने एक प्रैक्टिकल किया है, क्षार परपटी बनाई थी, है ना? तो क्षार परपटी बनाई थी तो परपटी कैसी, पापड़ के जैसी एकदम थिन फ्लेक होता है, या ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि परपटी यानी कि पापड़ के जैसा है, एकदम थिन फ्लेक, एकदम पतला फ्लेक। तो यहाँ पे परपटी के बारे में बताते हैं, ये भूमिज दोष है परपटी, है ना? तो परपटी के बारे में बताते हैं, तत्र परपटी सदृश, ये परपटी के जैसा ही शरीर में काम कर देता है, परपटी के जैसे ही शरीर में असर कर देता है। परपटी सदृश शोषकत्वात्, तो परपटी कैसे शुष्क हो जाती है, शोषण कर लेती है। समझ लीजिए कि हमने पापड़ बनाया है, एकदम पतला थिन फ्लेक हो गया, फिर वो सूख जाता है ना? तो यहाँ पे सूखने का जो क्रिया है वो यहाँ पे बताते हैं शोषकत्वात्। परपटी यथा शोषिणी, परपटी जैसे शोषण करने वाली होती है, या फिर ग्राहिणी, ये ग्राही कर्म भी करने वाली होती है। उसी की तरह से पारदस्य परपट्याख्य, पारदस्य परपट्याख्य यानी कि पारद का जो परपटी नाम का जो कंचुको अपि, जो कंचुक दोष है पारद का, परपटी नाम का, परपटाख्य परपट्याख्य यानी कि परपटी नाम से जाना जाता है, ऐसा वाला कंचुको यानी कि ऐसा कंचुक जो दोष है, वो क्या करता है, नरदेहे, नरदेह यानी कि मनुष्य के शरीर में तत्क्रिया जननी, वही क्रिया करता है। तत्क्रिया जननी यानी कि वही क्रिया करता है, वही क्रिया मतलब क्या, परपटी जैसी क्रिया। तो इसमें होता क्या है कि मनुष्य के शरीर में स्किन के ऊपर ये पूरी जो है परपटी जैसी क्रिया कर देता है, यानी कि थिन फ्लेक्स, अभी समझ लीजिए कि आपकी स्किन के ऊपर से ऐसे थिन फ्लेक्स निकल रहे हो, है ना? तो कैसा लगेगा, तो बिल्कुल उसी का जैसा यहाँ पे अर्थ जो है बताया गया है कि हमारी स्किन को ये ड्राई कर देता है, पपड़ी के जैसा, परपटी के जैसा ये शुष्क कर देता है, और कुछ ग्राही भी बना देता है, यानी कि ये जो है हमारी स्किन के ऊपर ऐसा असर करता है। कौन करता है, दोष युक्त पारद, अगर पारद के अंदर ये वाला पहला वाला भूमिज दोष है, पारद के अंदर अगर सप्तकंचुक दोष है, और अगर सप्तकंचुक दोष में भी स्पेसिफिकली अगर उसमें भूमिज दोष है, तो हमारी वो, अगर हमने ऐसा पारद जो है दवाई बनाने में उपयोग किया, ऐसी दवाई खाई, तो वो परपटी उत्पन्न कर देगा, यानी कि हमारे शरीर में जो स्किन है, उस स्किन को वो पपड़ी के जैसे निकाल देगा, उतनी सारी ड्राइनेस उत्पन्न कर देगा। तो ऐसे भी हम समझ सकते हैं ना कि देखिए, भूमिज फ्रॉम द कॉन्टेक्ट ऑफ क्ले, जो पारा जो है, मर्क्यूरी जो है, वो जमीन के अंदर बहुत हजारों सालों तक रहता है, वहां पे मिट्टी के कुछ कण उसके अंदर मिल जाते हैं, फिर उसका ऑक्सीडेशन होता है, और वो चीज अगर हम खा लेते हैं, तो फिर हमारे शरीर में स्किन के ऊपर ऐसा ऐसा असर हो जाएगा। तो ये पर्पटी के बारे में उन्होंने इस तरह से समझाया है। फिर आगे है पाटनी, तो पाटनी कहाँ से होता है, गिरिज, जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि गिरिज, गिरिज दोष जो है उससे हमारे शरीर में पाटनी असर होता है। अभी ये पाटनी मतलब क्या है ना? तो गिरिज यानी कि कैसा है, फ्रॉम द कॉन्टेक्ट ऑफ स्टोन्स, मर्क्यूरी जो है वो पत्थरों के संपर्क में आता है, गिरी, गिरी यानी कि पर्वत, तो पर्वत के जैसे कुछ पत्थर जमीन के अंदर भी होते हैं, तो अगर उनके संपर्क में आता है और वहां पे वो पत्थर के कुछ कण मर्क्यूरी के अंदर मिल जाते हैं, फिर उनका ऑक्सीडेशन होता है, और ऐसा दोष युक्त, गिरिज दोष युक्त पारद अगर हम खाते हैं, दवाई में उपयोग में लेते हैं, तो हमारे शरीर में पाटनी ऐसा दोष हो जाता है। अब ये पाटनी क्या है, तो बताया है विदारक, विदारक त्वात पाटनी, तो विदारक, विदारण करने वाला, विदारण करने वाला यानी कि फाड़ने की क्रिया करने वाला। अगर मैं कुछ चीजें फाड़ देनी है, जैसे कि हमें कुछ एब्सिस हो जाता है, गुमड़ू है ना, अगर ऐसा कुछ हो जाता है, तो वो कैसे फट जाता है, जब वो पक जाता है बाद में वो फट जाता है, तो हमें कुछ एब्सिस होता है, कुछ गुमड़ू गड़ है ना, ऐसा कुछ होता है स्किन के ऊपर, तो बाद में वो पकने के बाद वो फटता है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला है विदारक, विदारकत्वा, जैसे कि हमारे स्किन के ऊपर कुछ गुमड़ा हुआ है, कुछ एब्सेस हुआ है, तो वो कैसे फटता है, तो वैसा ही यहाँ पे हो जाता है। तो अगर हमने गिरिज दोष युक्त पारद दवाई में उपयोग में लिया, तो हमें पाटनी नाम की असर हमारे शरीर में होगी, यानी कि एब्सेस हो जाएंगे, गुमड़ा हो जाएंगे, है ना, हमारे शरीर के ऊपर। तो यही यहाँ पे कहना चाहते हैं। बाद में है भेदी, तो भूमिज गिरिज के बाद है वारिज, तो वारिज यानी कि पानी के संपर्क से, पानी के संपर्क से पारद में कुछ दोष उत्पन्न होते हैं, और वो भेदी असर करते हैं। तो भेदी में क्या बताया है, मल भेदकत्वात,
मल भेदकत्वात्, यानी कि मल का भेदन कर्म करने वाला। तो वैसे आपने विरेचन के टाइप्स पढ़े होंगे ना, कि अनुलोमन, रेचन, संसरण, भेदन। तो इसमें यहाँ जो भेदन है उसी के बारे में बताया गया है, कि अगर ये पानी के दोष युक्त पारद हम कंज्यूम करते हैं तो वो भेदी असर करता है, वो मल भेदन करता है। मल भेदन यानी कि जितना भी मल हमारे मलद्वार के मार्फत निकलने वाला होता है, वो भेदन क्रिया करके बहुत सारा निकाल देता है। तो इस तरह से मल भेदक त्वात, भेदी। फिर आगे है द्रावी। तो अभी देखिए यहाँ पे दो चीजें एक साथ में है ना, द्रावी और मलकरी। और फिर है अंधकारी और ध्वांसी। तो द्रावी और मलकरी ये दोनों ही कहाँ से हो रहा है, नागज से। अगेन याद रखिए, यौगिक का नाग और औपाधिक का नागज, इनमें फर्क समझना है। वो पूरा लेड जो है, नाग, नाग यानी कि लेड, सीसु, प्लम्बम, वही पूरा का पूरा मर्क्यूरी के अंदर मिला हुआ है। मर्क्यूरी का वजन बढ़ा रहा है, जैसे कि 100 ग्राम मर्क्यूरी में 25 ग्राम लेड मिला दिया गया है, तो वो यौगिक कहलाएगा, यौगिक नाग दोष कहलाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे औपाधिक में ऐसी बात नहीं है। जमीन के अंदर लेड का कुछ ना कुछ कण पारद में मिल जाता है, वो 100 ग्राम में 25 ग्राम नहीं होगा, वो बहुत कम होगा। और वो वहां पे ऑक्सीडाइज होता है और वो वहां पे रह जाता है। तो फिर वो हमारे शरीर में द्रावी और मलकरी ऐसी असर कर देता है, ऐसे कुछ बीमारियां ला देता है। तो ये द्रावी मलकरी क्या है, द्रावी शारीर धातु नाम द्रवत्व संपादनात्, शारीर धातु नाम द्रवत्व संपादनात्, यानी कि हमारे शरीर की जो धातुएं है उसमें द्रवत्व उत्पन्न कर देता है, द्रव अधिक्य उत्पन्न कर देता है। तो वैसे तो होता ही है, द्रवत्व बोलेंगे या द्रव अधिक्य, या फिर आसान भाषा में बोलेंगे तो लिक्विडिटी। हमारे शरीर में तो वैसे बहुत बहुत सारा पानी होता है, बहुत सारी लिक्विडिटी होती ही है हमारे शरीर में। लेकिन अब देखिए हमारे शरीर की कौन सी धातुओं में लिक्विड्स होते हैं और कौन सी में नहीं होते। तो रस धातु लिक्विड है, रक्त धातु है ना, यहाँ तक है। फिर मांस धातु जो है, मेद धातु जो है, वो सिर्फ स्निग्ध है, लिक्विड नहीं है। अस्थि धातु बिल्कुल भी लिक्विड नहीं है, स्निग्ध भी नहीं है, रुक्षता होती है उसमें, तो वात दोष प्रदान होता है। फिर मज्जा धातु अगेन, वो उसमें स्निग्धता होती है, और शुक्र धातु फिर से लिक्विडिटी होता है। लेकिन जहाँ पे रुक्षता नहीं होती वहां पे स्निग्धता बढ़ा देता है, क्लेद बढ़ा देता है। और जहाँ पे ये हमारी धातुएं द्रव स्वरूप है, तो वहां पे और ज्यादा द्रवत्व उत्पन्न कर देता है। तो ऐसा दोष नाग के कारण होता है, शारीर धातु नाम द्रवत्व संपादनात्। तो शरीर में बहुत ज्यादा द्रव पदार्थ उत्पन्न कर देता है, द्रव का अधिक्य हो जाता है। और ये क्यों होता है, वैसे अगर हम थोड़ा मॉडर्न मेडिसिन समझते हैं तो भी हम आसानी से समझ सकते हैं, कि अगर लेड की कुछ मात्रा, जरूरत से थोड़ी ज्यादा मात्रा अगर हमारे शरीर में आ जाएगी, तो शरीर का जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होगा, वो शरीर में लिक्विड चीजों का जो उत्पादन है वो बढ़ा देगा, ताकि शरीर को नुकसान ना हो। तो हाँ, शरीर को कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने नाग दोष में देखा था, है ना, कि अगर नाग दोष है तो जड़ता हो जाएगी, आत्मान हो जाएगा, कुष्ठ हो जाएगा, इतना कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ शरीर के धातुओं में द्रवत्व बढ़ जाएगा, तो वो है द्रावी, द्रावी यानी द्रवत्व बढ़ाने वाला। फिर आगे नाग की वजह से ही एक और है, कि मलकरी। तो मलकरी अभी यहाँ पे ना थोड़ा समझने जैसा है, टीका में उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, कि वैसे तो वो मल का उत्पादन करता, ऐसा अर्थ होना चाहिए है ना मलकरी का। लेकिन ऐसा नहीं बताया उन्होंने, श्लोक में ही बताया है कि दोषवर्धकत्वात्। तो हाँ, वैसे तो नाग जो है वो हमारे शरीर के लिए मल है, लेकिन हम हमारे शरीर के मलों को, हमारे शरीर के मल तीन है ना, मूत्र, पुरुष और स्वेद। तो हमारे शरीर के तीन मल जो है उसको तो हम बड़ी आसानी से निकाल देते हैं। अगर नाग हमारे शरीर में, लेड जो है वो हमारे शरीर में आ गया मर्क्यूरी के साथ साथ, तो हमारे मूत्र, पुरुष और स्वेद के जैसे ही उसको तो नहीं निकाल पाएंगे। लेड को हमारे शरीर के अंदर से बाहर निकालना है, तो मूत्र, पुरुष और स्वेद जितनी आसानी से निकल जाते हैं उतनी आसानी से नहीं निकाल पाएंगे। तो वो तो है मल, नाग जो है वो मल है। लेकिन हमारे शरीर में वो क्या करेगा, अंदर ही रहेगा कुछ समय तक,
और अंदर ही रहते रहते वो हमारे शरीर के तीनों दोषों को, वायु पित्त कफ, तीनों ही दोषों का वर्धन करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे मलवर्धकत्वात ना लिखकर दोषवर्धकत्वात लिखा हुआ है। तो आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक में भी आपको मिलेगा कि इट इंक्रीजेस वात पित्त एंड कफ। तो वो कैसे है, वो ये हमें यहाँ पे समझना है कि दोषवर्धकत्वात मलकरी। मैंने देखा है बहुत बार स्टूडेंट्स एग्जाम में कुछ गलती कर देते हैं, मलकरी पूछा है तो लिख देते हैं मलवर्धकत्वात मलकरी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे शरीर के मल कौन से है? मूत्र पुरुष स्वेद, तो वो तो निकल जाता है शरीर में से बाहर आसानी से। लेकिन अगर ये नाग अगर आ गया हमारे शरीर में, है ना, मर्क्यूरी के साथ साथ नागज दोष आ गए, लेड ऑक्साइड कुछ मात्रा में आ गया हमारे शरीर में, तो वो नहीं निकल पाएगा इतनी आसानी से, और वो पड़े पड़े हमारे शरीर में दोषों का वर्धन करेगा। तो इसीलिए बताया है दोषवर्धकत्वात्। फिर आगे अंधकारी और ध्वांशी। तो यहाँ पे देखिए, अंधकारी और ध्वांशी जो है वंगज है। वंगज यानी कि टिन, फ्रॉम द कॉन्टेक्ट ऑफ टिन। तो टिन धातु जो है, स्टेनस धातु जो है ना, या जिसे हम वंग बोलते हैं, तो ये वंग जो है उसकी वजह से वो हमारे मर्क्यूरी के अंदर आके ऑक्सीडाइज होके फिर शरीर में आके अंधकारी और ध्वांशी ऐसे काम करता है। तो अंधकारी के लिए क्या बताया है? अंधत्व जननात। अंधत्व जननात यानी कि अंधा बना देने वाला, वो हमें अंधा बना देता है। तो आंखों के ऊपर, हमारे शरीर में जो हमारी दो आंखें हैं उनके ऊपर ऐसा असर हो जाता है कि वो काम नहीं कर पाती, अंधे हो जाता है कोई भी व्यक्ति। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहिए, है ना। इसीलिए हम पारद का शोधन करते हैं, तो पारद में से दोषों को दूर करते हैं। वो भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमें याद रखना है कि पारद के अगर अगर वंगज ऐसा कंचुक दोष है, वंगज नाम का कंचुक दोष है, तो उसकी वजह से अंधकारी और ध्वांशी असर होती है। और अंधकारी यानी कि अंधा बना देने वाला, अंधत्व जननात्। और ध्वांशी के बारे में भी क्या लिखा है? ध्वांशी यथा, ध्वांशी ऐसा है, कर्कश स्वरो भवति। तो उसकी वजह से हमारा जो स्वर है, हमारी जो आवाज है वो कर्कश हो जाती है। और आगे लिखा है स्वर पारुष्य जननात्, तथा स्वर पारुष्य जननात्। तो स्वर जो है वो परुष स्वर बना देता है, और इसी को ध्वांशी बोलते हैं। और ये इसमें वैसे तो श्लोक में उतना क्लियरली नहीं लिखा है, लेकिन इसका जो टीका का भी जो हिंदी ट्रांसलेशन मिलता है हमें, तो वहां पे उन्होंने बताया है कि कर्कश स्वर या फिर स्वर में पारुष्य उत्पन्न, लेकिन वो कैसा? तो कौवे के जैसा, ऐसा बताया है टीका की हिंदी भाषांतर जो है उसमें, कि कौवा जो है वो कैसा काले रंग वाला या फिर एकदम कर्कश स्वर वाला होता है, तो वैसा ही हमारा शरीर हो जाता है वंगज दोषों की वजह से। तो हमें इस वंगज दोष को भी दूर करना है, बाद में ही पारद को उपयोग में लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने भी एक लाइन यहाँ पे ऐड कर दी थी, यहाँ पे सोर्सेस है ना। तो ये सप्तकंचुक दोष जो है वो आते कहाँ से, और सप्तकंचुक दोष हमारे शरीर में असर क्या करते हैं? तो मर्क्यूरी के अंदर अंदर अगर ऐसे औपाधिक, औपाधिक यानी कि कांटेक्ट से आने वाले दोष, और सप्तकंचुक यानी कि वहां पे ऐसे कंचुक बाहर में दिखने वाले, तो ये जो है यहाँ पे ऐसा ऐसा असर करेंगे। तो यहाँ तक जो है ये सब हमने पारद के दोषों के बारे में देखा है। तो यहाँ से शुरू करते हुए नैसर्गिक, यौगिक, औपाधिक, यहाँ से शुरू करते हुए परपटी से लेके ध्वांशी तक समझना, ये सारी ही चीजें पारद दोष के अंदर आ जाती है। तो अभी आप इन इसको आप क्या करिए, एक बार लिख लीजिए। आज आपको लिख के फोटो निकाल के मुझे भेजने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लिख लीजिए पूरा का पूरा, ये समझ लीजिए कि 10 मार्क का क्वेश्चन होगा तो कैसा होगा। एक बार बुक में से देख के, समझ के, पढ़ के लिखने का कोशिश करिए पारद दोष, है ना, क्योंकि बहुत बार ये पूछा जाता है, 10 मार्क में ये क्वेश्चन होता है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट पारद दोष। तो आप भारत दोस्त अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या आंसर लिखना, आप एक आध बार आप अपनी रफ बुक में या फेयर बुक में लिख लीजिए कि भारत के कौन से 12 दोष है ना। यहाँ पे देखिए 12 दोष है, विषवहनी, मल, नाग, वंग ये 5, और परपटी से लेके ध्वंस तक ये 7, तो ये 12 दोष है। और ये इसकी वजह से ये हमें शरीर में अलग अलग प्रकार की 12 प्रकार की तकलीफें हो जाती है, अगर हमने पारद को दोष युक्त ही उपयोग में ले लिया। और ऐसा कभी भी नहीं करना है, हमें कैसा पारद ग्रहण करना है, कैसा पारद नहीं लेना है,
वो हमें समझना है। तो इसी की वजह से हमें पता चलता है कि हमें पारद का शोधन करना है। तो यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे अभी पारद के दोष के बारे में पढ़ा, और हमारे सिलेबस में पारद के दोष के बाद उसी के आगे का पॉइंट दिया है, ग्राह्य अग्राह्यता ऑफ पारद। तो हम वैसे तो लेबोरेटरी में बहुत सारे टेस्ट करने के बाद कर सकते हैं कि इसमें मर्क्यूरी का प्रमाण कितना है, कितने परसेंटेज है ना, और हम उसको केमिकली प्यूरिफाई भी कर सकते हैं। तो आगे हमें उस पारद का शोधन भी यहाँ पे, आपको कर्सर जहाँ पे दिख रहा है वहां पे लिखा हुआ है कि पढ़ना है, हमें उसका पारद का शोधन भी पढ़ना है। लेकिन हमें कैसा पारद लेना कैसा नहीं लेना वही यहाँ पे बता दिया है कि अगर दोष युक्त पारद है तो हमें वो लेना ही नहीं है। हमें दोष युक्त पारद लेना है तो फिर उसको शोधन करना है, उसको प्यूरिफाई करना है, उसके संस्कार करने हैं, बाद में ही उसको यूज करना है। तो ये जो है ग्राह्य अग्राह्य पारद, वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। तो वो अभी हम शुरू करने वाले हैं। ग्राह्य अग्राह्य पारद है ना। तो पारद की ग्राह्य अग्राह्यता, ये भी बहुत बार 5 मार्क में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ग्राह्य अग्राह्यता ऑफ पारद है ना। तो आप इसके साथ अपनी टेक्स्ट बुक खुली रखेंगे तो और भी अच्छा है। वैसे इंग्लिश टेक्स्ट बुक जो है उसमें सिर्फ पहला वाला श्लोक दिया हुआ है, जो कि रसमंजरी इस बुक से लिया गया है। तो रसमंजरी से लिया गया वो है। बाद में और भी रस तरंगिणी जो आज के समय में बहुत पॉपुलर बुक है, उसमें भी पारद की ग्राह्य अग्राह्यता बताई गई है, और रस कामधेनु में भी काफी डिटेल में बताई गई है। तो हम तीनों ही श्लोक को पढ़ेंगे। वैसे हिंदी बुक जो है उसमें तीनों ही श्लोक दिए गए हैं, तो इन तीनों ही श्लोक को समझेंगे। वैसे पहले 2 श्लोकों का मतलब तो एक समान है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। और यहाँ पे हमें सिर्फ ऑर्गेनोलेप्टिक एग्जामिनेशन है। ऑर्गेनोलेप्टिक यानी कि सिर्फ उसको देख के, हमारे कोई इंस्ट्रूमेंट का उपयोग नहीं है, सिर्फ उसको देख के ही हम पता कर सकते हैं कि ये पारद जो है वो ग्राह्य है या ये पारद अग्राह्य है। देख के ही हम पता करेंगे कि इस पारद का उपयोग हमें पारद कर्म में या फिर दवाइयां बनाने में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर वो पारद अग्राह्य है, पारद तो है लेकिन अगर वो अग्राह्य है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, उसका शोधन करना चाहिए, उसका सामान्य विशेष शोधन करना चाहिए, उसमें संस्कार करने चाहिए, और उसको ग्राह्य बनाना चाहिए। तो पारद को उपयोग योग्य यानी कि ग्राह्य, हम उसको कब ग्रहण करेंगे, कब ले लेंगे उसको, अगर वो उपयोग में लेने जैसा होगा तो। अगर वो दोष युक्त होगा तो हम उसको नहीं लेंगे। तो यहाँ पे बताया है, अंतः सुनीलो, पहला श्लोक रस मंजरी इस ग्रंथ में से लिया गया है। अंतः सुनीलो, तो पारद के अंदर, अभी पारद के अंदर तो कैसे देखेंगे वो एक प्रश्न है ना। लेकिन अगर पारद में बीच में अंदर में देखेंगे तो उसकी जो आभा होती है, पारद की जो आभा होती है वो सुनीलो, नीलो यानी कि नील वर्ण, नील वर्ण की आभा हमें पारद में बीच में दिखनी चाहिए। बहिर उज्ज्वलो, अंतः सुनीलो बहिर उज्ज्वलो, तो बहिर उज्ज्वलो बाहर से तो वो बहुत ही उज्जवल दिखना चाहिए। अभी उज्जवल मतलब क्या, ये मैं समझता हूँ कि आपको पता होगा। उज्जवल शब्द का मतलब जो शाइनिंग होता है वो। अंतः सुनीलो बहिर उज्ज्वलो। फिर आगे बताया है, वा मध्याह्न, मध्याह्न यानी कि दोपहर, मध्याह्न सूर्य प्रतिम प्रकाश। तो मध्याह्न में, दोपहर में जो सूर्य होता है उसका कैसा प्रकाश होता है, उसका कैसा शाइनिंग होता है, उसके जैसा यहाँ पे पारद में हमें दिखना चाहिए। तो देखिए इन्होंने कंपैरिजन कैसा किया समझने के लिए, कि सुबह का जो सूर्य होता है वो तो कुछ आपको ऑरेंज कलर का ऐसा मिलेगा। बाद में शाम का जो सूरज होता है वो भी संध्या के समय में ऐसा मिलेगा। लेकिन दोपहर में कितना दैदीप्यमान सूर्य होता है ना। तो उसका जैसा प्रकाश होता है, वैसे ही यहाँ पे उपमा दी गई है कि मध्याह्न सूर्य प्रतिम प्रकाश। दोपहर में जो सूरज की शाइनिंग कितनी होती है, वैसे ही शाइनिंग पारद में होनी चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ शाइनिंग के लिए कंपैरिजन की है कि पारद के अंदर जो चमक है वो बहुत ही बढ़िया चमक होनी चाहिए। પછી फिर आगे लिखा है शस्तो, शस्तो, शस्त यानी कि प्रशस्त, शस्त यानी कि वो अच्छा माना जाएगा। अंतः सुनीलो बहिरुज्ज्वलो व मध्याह्न सूर्य प्रतिम प्रकाश, अगर ऐसे ऐसे लक्षण है तो वो शस्त, वो अच्छा माना जाएगा, उसी को हमें ग्राह्य करना है, उसी का ग्रहण हमें करना है, वरना नहीं।
तो अगर अंदर में, पारद के अंदर में नील वर्ण की आभा है, पारद के बाहर में अगर वो बहुत ही उज्जवल है ऐसा दिख रहा है, उसकी शाइनिंग जो है वो दोपहर के सूर्य के जैसी है, तो वो शस्त है। शस्तो तो वो शस्त यानी कि वो ग्राह्य है। या फिर धूम्र, धूम्र यानी कि धुएं के जैसा है ना, आपको पता है सभी को, धूम्र धुआं, अगर वो धुएं के जैसा है। परिपांडुरश्च, अगर उसमें कुछ पांडु वर्णता है, पांडु वर्णता यानी कि अगर वो फीका है ना, हमारे समझ लीजिए हमें पांडु रोग हो जाता है तो हमारी स्किन कैसी फीकी हो जाती है, तो उसकी जो, उसका जो बाहर का भाग है, अगर वो शाइनिंग नहीं है, अगर वो फीका है, पांडुर है, तो चित्र अगर ऐसा हमें दिखता है, तो न योज्यो, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। किसमें? रसकर्म सिद्ध, ये रसकर्म की सिद्धि करने के लिए, पारद की कोई भी प्रोसेस करने के लिए हमें, अगर वो धूम्र वर्ण का है, अगर वो धुएं जैसा धुंधला वर्ण का है, अगर वो परिपांडुर है, अगर वो फीका है ना, शाइनिंग नहीं है उसमें, तो उसका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। तो देखिए कितना इजीली वहां पर बताया हुआ है कि हम कोई भी बहुत बड़े बड़े टेस्ट नहीं करने हैं, सिर्फ देख के पता कर सकते हैं। मर्क्यूरी अगर हमारे सामने है, हमारे पास में, तो हम सिर्फ देख के पता कर सकते हैं कि अगर उसमें बीच में नील वर्ण की आभा है, बाहर में वो उज्जवल है, दोपहर के सूर्य के जैसे वो शाइनिंग करता है, तो बहुत अच्छा है। अगर वो धुएं के जैसा धुंधला है, अगर वो फीका है, उसमें शाइनिंग नहीं है, तो वो अग्राह्य है। तो रसमंजरी ने सिर्फ इस दो लाइन के श्लोक के अंदर ये बता दिया है कि पारद की ग्राह्य अग्राह्यता क्या है। और अगर आपको 2 मार्क में ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ग्राह्य अग्राह्यता ऑफ पारद, तो आप 3 में से कोई भी एक श्लोक लिख के उसका मीनिंग लिख सकते हैं। अगर 5 मार्क में है, तो आप पहला या दूसरा, दो में से कोई एक तो लिखिए ही लिखिए, और तीसरा भी लिखिए। तीसरा कंपलसरी है, पहला और दूसरा दो में से कोई भी एक चल सकता है क्योंकि वो सिमिलर है। अगर 5 मार्क में है तो दोनों ही, अगर 2 मार्क में है तो आपको 3 में से कोई भी एक श्लोक लिखना और उसका मीनिंग लिखना आवश्यक है। फिर रस तरंगिणी, रस तरंगिणी काफी रिसेंट बुक है, सिर्फ 100 साल पहले लिखी गई है ना। तो उसमें जो सदानंद शर्मा है उन्होंने क्या बताया है, तो उसे जो रसमंजरी में बताया है वही बताया है। शुद्ध सूतो, अगर सूत, सूत यानी कि पारद, अगर मर्क्यूरी जो है वो शुद्ध है, शुद्ध सूतो यतः, अभी इसमें ना संधि विच्छेद है, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। शुद्ध सूतो यतः, शुद्ध सूतो यतः तु, शुद्ध सूतो यतः, यतः तु अंतः, यतः तु अंतः, अंतः सुनीलो बहिरुज्ज्वल, तो फिर वही शब्द है। अगर पारद शुद्ध है तो वो अंतः सुनीलो बहिरुज्ज्वल, अंदर से नील वर्ण की आभा, बाहर से उज्ज्वल। सूर्य प्रभ, सूर्य प्रभ यानी कि सूरज के जैसी शाइनिंग उसमें होगी। तो सेम ऊपर में जैसा बताया है वही यहाँ पे फिर से बताया है, बस शब्द थोड़े अलग है। तो ये तो शुद्ध पारद के लिए बता दिया है ना, कि जो सूत जो है, पारद जो है वो शुद्ध होगा तो अंत सुनील बहिरुज्ज्वल सूर्य प्रभ। फिर आगे बताया है सूर्य प्रभ च अविशुद्धो, सूर्य प्रभ च अविशुद्धो, अगर वो अविशुद्ध है, अगर वो अग्राह्य, जब माना जाएगा कब, जब वो अविशुद्ध है, वो प्योर नहीं है, तो कब कैसा होगा वो, धूम्रो वा परिपांडुर, धूम्र धुएं के जैसा धुंधला होगा वो, परिपांडुर उसमें शाइनिंग नहीं होगी, वो फीका होगा। तो पहले और दूसरे श्लोक का मीनिंग एक ही है, दोनों ही एक ही मीनिंग के लिए अलग अलग शब्दों का उपयोग किया है उन्होंने। तीसरा श्लोक थोड़ा अलग है, रस कामधेनु है ना, तो रस कामधेनु इस ग्रंथ में बताया गया है। तो इसमें उन्होंने सूर्य के साथ या फिर ऐसे शाइनिंग के लिए कुछ अलग उपमाएं दी गई है। तो उन्होंने क्या लिखा है, हीरक द्युति शंकाशम, शंकाश यानी कि उसके जैसा, शंकाशम यानी कि उसके जैसा, हीरक द्युति, हीरक द्युति यानी कि डायमंड की शाइनिंग के जैसा, हीरक यानी कि डायमंड, द्युति यानी कि उसकी शाइनिंग, तो हीरक द्युति शंकाशम, डायमंड जो असली हीरा होता है तो उसमें कैसी शाइनिंग होती है, तो उसी के जैसा, प्रमाणात हीरकात क्वचित, लगभग हीरे के जैसे ही शाइनिंग, हीरे में जितनी शाइनिंग होती है, हीरे में जैसी शाइनिंग होती है, वैसे ही शाइनिंग मर्क्यूरी में भी दिखती है हमें, क्वचित, कभी कभी। यानी कि कभी कभी मर्क्यूरी जो है कैसा दिखता है, डायमंड के जितना शाइनिंग वाला, डायमंड के जैसा
शाइनिंग वाला ये दिखता है। क्वचित परपटिका भासम, कभी वो परपटी के जैसा शाइनिंग वाला दिखता है। तो परपटी को जब हम पाउडर कर लेते हैं तब तो उसमें कुछ शाइनिंग नहीं होती, लेकिन जब परपटी होती है तो उसमें पापड़ के जैसी शाइनिंग होती है। और बाद में लिखा है क्वचित गलत रूप्य निभम, गलत गलत यानी कि लिक्विड किया हुआ, गलत यानी लिक्विड किया हुआ। और रूप्य निभम, रूप्य रूप्य यानी कि रूपा, रूपा यानी कि रजत सिल्वर चांदी, है ना। तो गलत रूप्य निभम समझ लिए कि लिक्विड सिल्वर है ना। गलत रूप्य निभम लिक्विड सिल्वर के जैसा। तो हमने सिनोनिम में भी यही एक बार पढ़ा था ना, उसके अपीयरेंस के अनुसार जो सिनोनिम थे, तो उसमें ये था गलत रूप्य निभम। तो ये जो रेफरेंस है रस कामधेनु से लिखा गया है, रस कामधेनु धातु संग्रह पाद, तो उसमें से ये लिया गया है। कि कभी कभी वो डायमंड के जैसा शाइनिंग वाला दिखता है, कभी पर्पट या कभी लिक्विड सिल्वर के जैसा शाइनिंग वाला ये मर्क्यूरी हमें दिखता है, और उसे हमें ग्राह्य समझना चाहिए। हाँ, यहाँ पे अग्राह्य के बारे में नहीं बोला, लेकिन ग्राह्य के बारे में ऐसा बोला है। तो अभी हम सीधे सीधे समझ लेंगे ना कि हमें कौन सा पारद ग्रहण करना चाहिए। तो जो शाइनिंग वाला है, जिसकी आभा जो है अंतर सुनील बहिरुज्ज्वल है, उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। और जो फीका है, जिसमें शाइनिंग नहीं है, धुएं जैसा धुंधला है, उसे हमें कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो देख के ही हम मर्क्यूरी को उपयोग में डायरेक्टली दवाई बनाने में उपयोग में ले लेंगे, डायरेक्टली पारद के कर्म में उपयोग में ले लेंगे, या फिर उसका हम शोधन करेंगे, उसको हम शुद्ध बनाएंगे, उसके संस्कार करेंगे, बाद में उपयोग में लेंगे। तो ग्राह्य और अग्राह्य हम यहाँ पे समझते हैं। और ये भी समझ लीजिए ना कि एक दो एग्जाम छोड़ के एक दो एग्जाम में ये क्वेश्चन होता ही है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और वाइवा में आपको अगर पूछा जाता है तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं ना कि मर्क्यूरी को तो हम सिर्फ देख के पहचान लेते हैं कि वो ग्राह्य है या अग्राह्य है। क्यों ग्राह्य है, क्यों अग्राह्य है, रीजनिंग भी यहाँ पे इसी स्लाइड में दिया गया है। तो ये एक टॉपिक हमने छोटा सा टॉपिक पढ़ा, ग्राह्य अग्राह्यता। फिर आगे ये है पारद गति। तो आपके सिलेबस में फिर से अब देखते हैं फिर से एक बार, प्रोबेबली वही नेक्स्ट टॉपिक होगा। हाँ, ग्राह्य अग्राह्यता ऑफ पारद। फिर आगे है पारद गति। तो गति मतलब क्या, ये आपको तो पता है ना। गति मतलब मूवमेंट करना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। तो यहाँ पे पारद की गति बताई गई है। तो वैसे मैंने यहाँ पे कलर दिया है, कुछ पिंक कलर दिया है, तो उसी से आपको पता चल जाएगा है ना कि 5 तरह की गति है यहाँ पे पारद की। जल, हंस, मल, धूम और जीव, है ना। तो ये गति होती क्या है, ये हम पहले समझ लेंगे, बाद में इन 5 गतियों के बारे में समझेंगे। तो वैसे मर्क्यूरी जो है ये लिक्विड है ना। हम पहले फिर से पहले फोटो की ओर जाते हैं। तो मर्क्यूरी जो है कैसा है, हाँ वो मेटल है, लेकिन वो लिक्विड है। वो तो इधर उधर बहुत बार मूवमेंट कर लेता है, अति चंचल ऐसा बोला है इसको, है ना। ये बहुत ही चंचल है, आप इसको हाथ में पकड़ नहीं सकते, ये इतना चंचल है। तो इस पारद को अगर हमें कहीं पे भी प्रोसेस करना है, पारद के शोधन करना है, उसके संस्कार करने हैं, पारद का कर्म करना है, पारद के साथ हमें कुछ भी करना है, उसमें से दवाई बनाने का काम में हमें मर्क्यूरी को, उसको अगर उसको बांध लेना है, उसमें से दवाई बना लेनी है, पारद का कुछ भी काम करना है, तो वहां पे पारद जो है हम चाहते हैं वैसे ही गति नहीं करता, वो अपने आप भी कुछ ना कुछ गति कर लेता है, क्योंकि वो लिक्विड है, हमसे संभले संभलता नहीं, ऐसा ये पारद है। तो पारद जो है वो ऐसी कुछ गति कर लेता है, इसीलिए यहाँ पे पारद को गति ऐसा बोला गया है। तो पारद जो है वो 5 प्रकार से गति करता है, अलग अलग रीत से 5 प्रकार से। वो जल गति करता है, वो हंस गति करता है, मल गति करता है, धूम गति करता है और जीव गति करता है। तो ये जो है 5 प्रकार की गति करता है। अब ये गति करता है का मतलब क्या है, वैसे तो हम पारद को जो प्रोसेस करवानी है वो उसमें होनी चाहिए, लेकिन हमारे हाथ में ना आके वो फिसल जाता है, हमारे हाथ में ना आके वो फिसल जाता है। तो उसी को बोलते हैं पारद की गति। समझ लीजिए, मैं एक उदाहरण के साथ बताता हूँ कि मैंने 1 किलोग्राम पारद लिया है ना। 1 किलोग्राम वो बहुत ही थोड़ा सा हो जाएगा, 1 किलोग्राम कोई बहुत बड़ा डब्बा भर के नहीं होगा, है ना। आप पारद बहुत वजनदार है, तो आप समझ सकते हैं, या आप हाथ में लेंगे तो भी पता चलेगा। मैं 1 किलोग्राम पारद लेके पारद की प्रोसेसिंग शुरू करता हूँ।
मैंने पहले पारद का सामान्य शोधन किया, फिर विशेष शोधन किया, फिर मैं पारद के संस्कार करता हूँ, तो मैंने पारद के एक दो तीन ऐसे तरह के पारद के 8 संस्कार भी कर लिए अगर मैंने। तो ये सब जो प्रोसेस होती है ना, उन सभी प्रोसेस में पारद जो है वो कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है। पारद लॉस हो जाता है। हम 1 किलोग्राम पारद लेके प्रोसेस शुरू करते हैं, तो जब हमारी सारी प्रोसेस खत्म होती है तो उसमें से बहुत सारा पारद लॉस हो जाता है, बहुत सारा मर्क्यूरी जो है वो लॉस हो जाता है। और हाँ, अभी के समय में तो हम बहुत नाप तोल के, बहुत ध्यान रख के अच्छे से पारद का प्रोसेसिंग करते हैं। लेकिन शायद ऐसे नहीं करते, या पहले के समय में इतने स्टैंडर्डाइजेशन भी नहीं थे, तो बहुत बहुत ज्यादा पारद लॉस होता था। कुछ कुछ ग्रंथों में तो ऐसा लिखा हुआ है कि अष्टमांश सिर्फ अवशेष रहता है, सिर्फ 8वां भाग पारद बचता है। मैंने 1 किलोग्राम पारद लिया तो सिर्फ 125 ग्राम पारद बचेगा। तो 8वां भाग बचेगा। अगर पारद के 8 भाग किए तो 7 भाग लॉस हो जाएंगे, तो ये तो कितना बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है ना। तो फिर भी ऐसा होता था। तो ऐसे कुछ आचार्यों ने बोला भी है कि अष्टमांश अवशिष्ट थे, यानी कि सिर्फ 8वां भाग पारद बचता है। मैंने 1 किलोग्राम पारद लिया तो सिर्फ 125 ग्राम पारद बचेगा। बहुत सारा पारद लॉस हो जाएगा अपनी जो प्रोसेस है उसके दौरान। और वो कैसा होगा लॉस? तो वो जल, हंस, मल, धूम और जीव के जैसा इसका लॉस हो जाएगा। तो वैसे बहुत ही इजी है ये पारद गति को याद रखना, समझना। इसका श्लोक भी बहुत इजी है। तो देखिए क्या लिखा है, जलगो जल रूपेण। जलगो जल रूपेण यानी कि पानी के साथ, पानी के जैसा। अगर मैं पारद की, मर्क्यूरी की कोई भी प्रोसेस अगर मैं पानी के अंदर कर रहा हूँ, है ना, तो पानी के साथ वो बह जाएगा। समझ लीजिए मैंने किसी बर्तन के अंदर पानी लिया है और मर्क्यूरी लिया है, तो पानी के साथ वो बह जाता है। हमें बहुत बार ऐसा करना होता है। जब हम पारद के संस्कार पढ़ेंगे तो उस समय पे आपको थोड़ा समझ में आएगा कि हमें पारद के एक एक संस्कार के बाद उसको गर्म पानी से धोना होता है, या फिर कांजी से धोना होता है। तो ऐसे कुछ एसिडिक लिक्विड्स में या फिर गर्म पानी में जब हम उसको धो ले रहे हैं, पारद को साफ करते हैं, पानी से धोते हैं, तो उस समय पे मर्क्यूरी जो है वो बह जाता है। पानी के साथ थोड़ा थोड़ा मर्क्यूरी बह जाता है। अगर हम ख्याल नहीं रखते तो बह जाता है। अगर बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, या जो मर्क्यूरी बह गया है पानी के साथ, उसको भी दूसरे पात्र में इकट्ठा करके उसमें से भी मर्क्यूरी एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, लेकिन वो बह जाता है, तो ये पारद की गति हो जाती है। इसलिए बोला है जलगो जल रूपेण, जैसे पानी बह जाता है उसी के जैसे ये बह जाता है। फिर दूसरा क्या बताया है, त्वरितो हंसगो भवेत। पहला था जलगो जल रूपेण, दूसरा है त्वरितो हंसगो भवेत। तो तुरंत ही, त्वरित यानी कि तुरंत ही, हंसगो भवेत, हंस के जैसा उड़ जाता है। हंस उड़ जाता है ना तुरंत ही, तो उसी के जैसे ये उड़ जाता है। तो जब मर्क्यूरी को हम कुछ प्रोसेस करते हैं, एक पात्र से दूसरे पात्र में ट्रांसफर कर लेते हैं, ऐसा कुछ प्रोसेस करते हैं, तो उस समय पे वो जो है उड़ जाता है। एक अगर हम संभाल के नहीं करते, मैंने एक बर्तन में मर्क्यूरी लिया है, उसको दूसरे बर्तन में मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, और अगर मैंने ख्याल नहीं रखा, तो वो जो है उसका स्पिलिंग हो जाएगा। वो मर्क्यूरी के कुछ कण जो है, पारद के कुछ कण जो है वो उड़ जाएंगे, यानी कि हंस के जैसे गति कर लेगा। तो त्वरितो हंस को भवेत। फिर आगे है मलगो मल रूपेण। मलगो मल रूपेण, तो वो मल के साथ भी चला जाता है। अभी हम पारद का शोधन कर रहे हैं, है ना, तो पारद का शोधन करने के समय पारद में से जो मल युक्त चीजें होती है, जैसे कि नाग होता है, वंग होता है, या फिर दूसरी चीजें, जो कुछ भी पारद में से मल निकल जाता है, तो पारद में से मल के साथ साथ ये कुछ मर्क्यूरी के कण भी निकल जाते हैं। तो जब हम पारद का शोधन करेंगे तब आप देखेंगे बहुत बार क्या होता है ना, हम मर्क्यूरी को प्यूरिफाई कर लेते हैं, तो करते समय उसमें से काफी सारा काला काला पानी निकल जाता है। तो वो जो काला पानी निकल जाता है ना उसमें, तो उसमें तो वैसे तो अशुद्धियां ही होती है, और हम यही समझते हैं कि उसमें से सारी अशुद्धि निकल रही है। लेकिन उसी समय साथ साथ में कुछ मर्क्यूरी के छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे कण, शायद हमें दिखे भी ना, वो भी इसके साथ साथ में निकल जाते हैं। तो मल के साथ, पारद के मल के साथ पारद के कुछ कण निकल जाते हैं, उसी को बोलते हैं उसकी मल गति। मलगो मल रूपेण, मल के जैसी उसकी गति हो जाती है। फिर है सधूमो धूमगो भवेत। सधूमो, धूम यानी कि धुआं। तो मर्क्यूरी के बहुत सारे पारद के संस्कार ऐसे हैं जहाँ पे उसको गर्म भी करना होता है। तो पारद के झारण में फिर उसके साथ गंधक मिलाते हैं, उसके कुछ बहुत सारे पातन संस्कार है ना,
ऊर्ध्वपातन यंत्र वगैरह में, वहां पे उसको गर्म करना होता है, तो वो धुएं के साथ वो उड़ जाता है। मर्क्यूरी के साथ अगर हम गंधक को जला रहे हैं तो गंधक पहले जल जाएगा, लेकिन अगर आंच कम करने में, बंद करने में जरा सा भी ख्याल नहीं रखा तो मर्क्यूरी भी धुआं होके उड़ जाएगा। तो उसे बोलते हैं सधूमो धूमगो भवेत, तो धुआं होके, धूम यानी कि धुआं, तो धुआं होके वो उड़ जाता है। तो ये तो सब हम देख सकते हैं कि हाँ, वो पानी के साथ बह रहा है, बर्तन एक बर्तन में से दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो हंस के जैसे उड़ जा रहा है उसके कण, या फिर वो मल के साथ बह जा रहा है, या फिर वो धुएं के जैसा उड़ जा रहा है। ये सब, ये चारों ही गतियां जो है ना, ये तो हमें देखने में ही पता चल जाती है। लेकिन पांचवी गति जो है अन्या, अन्या और एक गति है, इन चार गति के अलावा और एक गति है जीव गति। अन्या जीव गति ही देवी। अभी देवी क्या बोला यहाँ पे, भारत की गति को कुछ देवी नहीं बोला, लेकिन बहुत बार ऐसा आपको रस शास्त्र में तो देखने मिलेगा कि जहाँ पे शंकर जो है, शिव जो है वो बताते रहते हैं पार्वती को, तो वो पार्वती को देवी ऐसा संबोधन कर लेते हैं। तो अन्य जीव गति ही देवी, तो देवी को वो क्या बोलते हैं, अन्य जीव गति। और एक जीव गति नाम से भी एक गति होती है, जीवो अंडात इव निष्क्रमेत। तो हमारा शरीर में से जीव निकल जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है ना। कोई भी सजीव है, कोई भी मनुष्य है, मर गया, तो मरने के बाद उसके प्राण जो है वो चले जाते हैं, उसका जीव जो है वो उसके शरीर में से निकल जाता है। हम उसको देख नहीं सकते कि हाँ ये देखो शरीर में से जीव निकल के जा रहा है, हम ऐसा देख नहीं सकते। हाँ, लेकिन हमें पता चल जाता है कि अभी ये सजीव है, अभी ये निर्जीव है, अभी इस मनुष्य में जीव है या इस मनुष्य में जीव नहीं है। तो ऐसी कैसी गति है जो इसे, जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी ही एक गति होती है पारद की भी, कि भारत की सारी ही प्रोसेसिंग की हमने, उसमें वो जल रूप में नहीं, हंस रूप में, मल रूप में, धूम रूप में नहीं, इन सभी रूप में वो नहीं बहता, लेकिन वो फिर भी वो कुछ ना कुछ तो लॉस हो ही जाता है। तो उसे बोला है कि जीव गति। और फिर एक लाइन में छोड़ता हूँ, अभी यहाँ पे सतांश वाली लाइन छोड़ता हूँ, उसके नीचे की लाइन बता रहा हूँ। चतस्रो गतयो हो दृश्या, चतस्रो गतयो दृश्या, यानी कि ये जो चार गति है, झल हंस मल धूम, ये जो चार गति है ये दृश्य है। अदृश्या पंचमी गति, ये पांचवी जो गति है ये अदृश्य है, जिसे हम देख नहीं सकते। मंत्र ध्यानात आदिनाम, मंत्र, ध्यान, इनका उपयोग करके तस्य रुध्यते, उनको उसको रोका जा सकता है। जो पांचवी गति है जीव गति, उसको रोकना है तो मंत्र, मंत्र यानी कि अघोर मंत्र, इसका जो पारद का रस रक्षा मंत्र होता है अघोर मंत्र उसका, और रस ध्यान जो होता है वो तो अभी आपको सिलेबस में नहीं है, अगर किसी को सीखना है तो बाद में सीखेंगे। तो उनका उपयोग करके पांचवी गति जीव गति को भी रोका जा सकता है। और फिर बीच की लाइन लेते हैं जो हमने रख दी सतांश वाली है ना, सतांश जीवयेत, जीवांश तेन जीवो रसः स्मृतः। तो ये सभी गतियां तो है, लेकिन ये मर्क्यूरी जो है ना, पारद जो है ना, वो हमारे शरीर में जीव को टिकाए रखता है। ये इसमें इतनी ताकत है कि वो हमें मरने नहीं देता, हमारे शरीर में जीव को सतांश, इसी तरह से वो जीवयेत जीवांश, तो ये जो जीवित लोग होते हैं उसके जीव को टिकाए रखता है। इसीलिए जीव, तेन जीवो, तो उसको जीव बोलते हैं। रसः स्मृतः, रस यानी पारद का एक सिनोनिम जीव भी है, तो अभी आप ये भी याद रखिए समानार्थी शब्द, कि पारद का एक सिनोनिम जीव ऐसा भी है। तो हमने पारद की पांच गति के बारे में पढ़ा कि हम मर्क्यूरी की प्रोसेस करते रहते हैं तो वो कैसे लॉस हो जाता है, जल रूप में, हंस मल धूम और जीव के रूप में। तो बाद में लिखते हैं इति भिन्न गति त्वाच्च, ऐसी ऐसी भिन्न भिन्न पांच प्रकार की गतियों के कारण सूतराजस्य दुर्लभ, तो ये जो सूतराज, सूतराज यानी कि मर्क्यूरी, सूतराज जो है वो दुर्लभ है। दुर्लभ यानी कि बहुत कम मात्रा में हमें मिलता है, ज्यादा हम उसको पा नहीं सकते, हमें सिर्फ अष्टमांशों मिल जाता है, ऐसा बोला है ना। फिर भी हम रिकवरी कर सकते हैं उसकी। हाँ, हमने बहुत एक पात्र है जिसके अंदर मर्क्यूरी रखा है, तो उसको एक बड़ी ट्रे के अंदर रखेंगे, फिर जो बह जाता है जल हंस मल धूम के साथ, उसको हम फिर से रिकवर कर लेंगे। तो इस तरह से कुछ ना कुछ रिकवरी हो सकती है उसकी, और हम उसका मर्क्यूरी का जो लॉस है वो घटा सकते हैं अगर हम ध्यान से काम करेंगे।
अगर हम मर्क्यूरी को बह नहीं जाने देंगे तो हम उसको खटा सकते हैं। लेकिन फिर भी जीव गति तो है ही, सभी प्रकार का प्रिकॉशन रख लिया तो भी वो कुछ ना कुछ लॉस तो होता ही है। संस्कारस्तस्य, तो इसके जो संस्कार है, मर्क्यूरी के पारद के जो संस्कार है, भिषजा निपुणेन, तो जो निपुण भिषज है, जो स्किल्ड फिजिशियन है, उसको तू रक्षयेत, उस समय पे उसको रक्षा करनी चाहिए मर्क्यूरी की। तो ऐसा यहाँ पे सदानंद सॉरी रसरत्न समुच्चय में गोविंदास सेठ ने बताया है। क्या बताया है? कि हमें मर्क्यूरी की रक्षा करनी चाहिए, मर्क्यूरी का लॉस न हो जाए, ऐसा ख्याल रखना चाहिए। तो कैसे ख्याल रखना चाहिए वो तो थियरी में नहीं पता चलेगा, प्रैक्टिकल में देखेंगे, है ना, जब हम मर्क्यूरी के प्रैक्टिकल्स करेंगे तो उस समय पे आपको पता चलेगा कि मर्क्यूरी की रक्षा कैसे करते हैं। और इसके बारे में ना कुछ वीडियोस भी मैं आपको भेजने वाला हूँ कि ये जो जल रूपेण होता है, हंस रूपेण, जो मॉडर्न साइंस के अनुसार भी हम समझ सकते हैं। तो यूट्यूब के कुछ लिंक्स मैं आपको व्हाट्सएप में भेजूंगा, तो उसके वीडियोस आप देखिए, है ना, तो उसमें पता चलेगा कि मर्क्यूरी का लॉस कैसे होता है, उसको रिकवर कैसे करना है। तो आज इतना रखते हैं, थोड़ा ज्यादा हो गया 10 मिनट आज। आप अटेंडेंस भेज दीजिए।